सभी ध्यान देना। हमने अभी ना फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर ली थी इसकी बेसिस एंड डायमेंशन की। अब जो हमारा टॉपिक है, जो कि चैप्टर का नाम ही है, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ये एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे थोड़ा मूव करेंगे। क्योंकि कल एक तो मोनिका एब्सेंट थी और एक नए स्टूडेंट्स हो रहा है अपने साथ, तो हम पहले बेसिस की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर हम आगे वाले थ्योरम्स पे जाने वाले। तो सभी ध्यान से देखना। सभी को ये तो पता है स्पैन क्या होता है, और दूसरी चीज लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक सेट होगा B1, B2, Bn, एक तो आपके पास सेट है और ये ही इसका वेक्टर स्पेस है। इसी के कुछ एलिमेंट्स लेंगे ना हम यहाँ पे, तो इस सेट को चेक करना है इज दिस बेसिस और नॉट, ये बेसिस है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें चेक करो। एक तो ये जो S है ये पूरे V को स्पैन करता है, एंड सेकंड वन इज S शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको दो चीजें चेक करनी कि एवरी वेक्टर ऑफ V कैन बी रिटन इन द स्केलर एडिशन ऑफ these vectors, linear combination of these vectors, and second one is S should be linearly independent. ये चेक करना है आप। फॉर एग्जाम्पल आपने वेक्टर स्पेस ले लिया, और मैंने आपको एक सेट दिया S is equal to, चेक करो क्या ये S इस B के लिए वेक्टर स्पेस बन सकता है। दोनों पॉइंट चेक करके आपको। यस मैम, बन सकता है। हाँ, फटाफट चेक करते हैं। क्या हर एक वेक्टर B का इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो? बताओ। यस मैम। Every vector of B can be written in the scalar addition of these two vectors. A की वैल्यू x पुट कर दो और B की वैल्यू y, आ जाएगा ना? Yes or no? यस मैम। मोनिका बताओ। ठीक है, every vector of B can be written in the linear combination of these vectors. Span तो कर दिया। सेकंड वन, अब ये चेक करो कि क्या इन दोनों का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब ये भी तो चेक करो ना कि अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेके चले तो क्या इज इक्वल टू के 0 लेके चलोगे तो क्या A और B 0 ही आए। चेक करो। A और B की वैल्यू क्या आ रही है, देखना एक बार। 0 0। तो अगर A और B बोथ 0 आ जाती हैं, then these vectors are known as linearly independent. तो both condition satisfy कर गया, है ना, कि S linearly independent भी है, and every vector of B can be written in the linear combination of these two elements. That's why S is the basis of this vector. बोलो डेफिनेशन दोबारा बताना एक बार। क्या? S स्पेंस VF वाला। स्पैन का मतलब क्या होता है, कोई भी आप x, y, उसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। तो कब लिख सकते हैं हम, जब हमको जो स्केलर्स हैं वो फील्ड में से ही मिल जाए, है ना, है ना मोनिका। तो यहाँ पे मैंने देखा, देखो मैंने कोई भी एक वेक्टर लिया B में से और मैंने ये लिख के देखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस, A और B की वैल्यू निकालो क्या है, निकाल के देखो एक बार। 0,0 आई है ना? नहीं, 0 0 आई है। 0 0 आई है। 0, B ऐड कर दो। 0 0 x और y आएगी। x और y में A की वैल्यू x आई है, B की
तो अगर हमको ए और बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई मिल जाते हैं विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई लिखा जाएगा स्केलर एडिशन उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में। उसके लिए एक्स और वाई भी तो बिलोंग करने चाहिए ना फील्ड से। हाँ तो एक्स और वाई अपने आर में सी क्यों है, फील्ड में सी है ना। रियल एक्स नंबर और की वाई फील्ड ले रहे रियल हैं। नंबर में से ही है और बाय डिफॉल्ट हम फील्ड रियल नंबर का ही लेके चलते कर गया काम। यस मैम। ओके अब ये कोई फिक्स नहीं है कि किसी वेक्टर के लिए किसी वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास सिर्फ एक ही सेट मिलेगा जो बेसिस बनेगा, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। मैंने इस सेट में थोड़ी सी एडिटिंग कर दी, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो भी ये बेसिस बन रहा है। अब चेक कर लो, यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 1 रख लो, ए आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा ये ए कोमा ए प्लस बी। अब निकाल के देखो एक्स और वाई निकल रहे हैं, ए की वैल्यू तो फिर भी एक्स आ गई, बी की वैल्यू क्या आएगी वाई माइनस एक्स, है ना, क्योंकि ए प्लस बी अपना वाई आ गया और ए की जगह पर रख दो तो b इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स आ गया। चलो हमको ए और बी तो मिल गए, ये ध्यान देना, ये भी चेक करो कि क्या ये एलाई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, चेक करना। अगर मैं इनका स्केलर एडिशन 0 लेके चलूं, ए की वैल्यू 0, अब a प्लस बी भी 0 है तो a की वैल्यू 0 पुट कर दो, b भी 0 आ गया। अभी भी हमारे जो स्केलर्स है a और b ये 0 आ रहे हैं, देखो चेक करो, तो दैट मींस li भी और एवरी एलिमेंट इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा गया, तो ये भी बेसिस है। ऐसे हम बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं जो कि इन दो कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि क्या बेसिस यूनिक होती है तो आपने कहा है कहना है नहीं, नहीं। हम बहुत सारी बेसिस बना सकते हैं इन फाइव। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो ये हमने पहले तो बेसिस की डेफिनेशन की थी, फिर उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है ऑर्डर्ड बेसिस। अभी ना मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लिया, पहले हमने बेसिस ये ली 1, 0, 0, 1, इसको देखते ही हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बेसिस। ये थोड़ी स्टैंडर्ड वाली है, इसके 1, 0, 0, 1 आ गया तो वैसे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। और दूसरी बात हर एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा यहाँ। इसी तरह से अगर मैंने वेक्टर स्पेस इस तरह से ले लिया तो इसके लिए एक बेसिस तो आप तुरंत बता ही सकते हो, कौन सी बताओगे मोनिका? ये वाली बता दोगे ना? यस मैम। वैसे तो बहुत सारी बेसिस है अपने पास, एक बेसिस तो हम तुरंत बता सकते हैं। अगर मैंने आपको इस तरह की वेक्टर स्पेस दे दी इस तरह, तो मैं वही कहना चाहती हूँ आपको कि कुछ बेसिस है ना आंख बंद करके भी बताई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि उनको चेक करना पड़ेगा। हमने उनको पहले ही जैसे पुराने जमाने में चेक कर लिया, जिन्होंने चेक करना था उनको अब हम सीधा याद भी कर सकते हैं कि एक पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है, क्यों ना हम इनको याद कर लें। तो इस तरह की जो बेसिस होती हैं इनको स्टैंडर्ड बेसिस या फिर नेचुरल बेसिस भी बोला जाता है। क्या बोलोगे आप? नेचुरल या फिर स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो इनको लिखने का तरीका भी होता है, आपकी बुक में हमेशा ही ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसको E1 इसको E2, सिमिलरली इसको E1 E2 E3। E1 का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, E2 का मतलब सेकंड एलिमेंट 1, E3 का मतलब थर्ड एलिमेंट 1। यहाँ पर भी यही है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, E2 का मतलब सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा
शॉर्ट फॉर्म बना दिया अपन ने इसकी कि ज्यादा बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। तो अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि मैंने एक वेक्टर स्पेस दिया तो जिसके n टपल्स हैं ऐसे x1 x2 x3 से लेकर xn तक और all xi belongs to R। अब इसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस कैसे लिखोगे आप? E1 E2 En, बस ऐसे लिखो। इसका मतलब क्या है? पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 बाकी सारे 0, इसमें सेकंड एलिमेंट 1 बाकी सारे 0, इसमें nth एलिमेंट 1 है बाकी सारे। समझ गए? ऐसे लिख सकते हो ना? यस मैम। ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस अब देखो कुछ नहीं है इस नाम का मैम मतलब कि चीजों को ऑर्डर में लिखनी है तो ऑर्डर बेसिस है। अगर ऑर्डर में नहीं लिखना है, हाँ ये बोलो। x, y, z की फॉर्म में ही होगा मतलब भी। नहीं यहाँ पे पता है अब x तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने n टपल्स ले लिए वो भी सारे रियल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर आप खाली बिना टपल के नहीं हो सकता, सिंगल टपल का नहीं बना सकते क्या? वो भी है, वो पूरा रियल नंबर का सेट ले लो आप, b इज द सेट ऑफ रियल नंबर, वो भी बन जाएगा। उसके लिए तो फिर बेसिस की जरूरत ही क्या है, एक हर एक एलिमेंट जनरेट हो जाएगी 1,0,0 से, है ना? आपने s क्या लिया 1 ले लिया, 1 से सारा जनरेट हो जाएगा। अगर बिना टप्पल वाला लेंगे तो इस तरह से बनाऊंगी। और भी तो बहुत सारे वेक्टर स्पेस होते हैं, ये तो मैं आपको इनके लिए स्टैंडर्ड बता रही हूँ। अगर वेक्टर स्पेस दिया मैंने सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, इसके बेसिस आपने देखी थी। अगर आप निकालना चाहो ना ये किससे स्पैन होता है, मैंने लिखा भी इज द सेट ऑफ कम घुस रहा है पॉलिनोमियल। मेरे दिमाग में तो ये पता नहीं क्यों। सपोज मैंने आपको दिया सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, डिग्री क्या है 3 या 3 से लेस है। तो इसके लिए आप पहली बात तो ये बताओ कि हर एक पॉलिनोमियल है जो कि 3 डिग्री से लेस का है या 3 डिग्री का हो सकता है, तो वो किन किन से जनरेट होगा? 1 x x की पावर 2 x की पावर 3 इनसे जनरेट होगा ना। एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these 4 elements, yes or no? यस मैम। अब ये चेक करो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि ये ही काम करेंगे, ये कब काम करेंगे जब आपके पास टपल्स में आंसर है। क्वेश्चन की जो एलिमेंट्स है अगर वो टपल्स में है तो ये काम कर जाएगा, बट अगर पॉलिनोमियल्स है तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप a इंटू 1 b इंटू एक्स c इंटू एक्स स्क्वायर और d इंटू एक्स की पावर 3 लेते हो इज इक्वल टू 0, तो क्या a b c d की वैल्यू 0 आती है? यस मैम। क्योंकि आप जीरो पॉलिनोमियल से कंपेयर कर रहे हो इसको, यस मैम। ऐसे कर रहे हो ना। अब x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, b 0 आ गया है ना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है एंड हियर इज c, c भी 0, सिमिलरली d भी 0 और कांस्टेंट टर्म भी। तो हमारे जब सारे स्केलर 0 आ रहे हैं दैट मींस li, और स्पैन तो वैसे ही कर रहा है, एवरी पॉलिनोमियल इन्हीं की एडिशन में लिखा जाएगा, तो ये इसके लिए बेसिस बन गया। आपने मैम इसको देखते ही कैसे बता दिया कि स्पैन में है? देखो एक मिनट, आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लो जो मैक्सिमम 3 डिग्री का है, इस तरह से बनेगा ना। मैक्सिमम 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इसी तरह से बनाओगे आप। बताओ अब ये क्या है, ये x की पावर 3 x की पावर 2 x और 1 का ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। मैंने क्या किया ध्यान से देख लो, मैंने एक रियल नंबर लिया उसकी इससे मल्टीप्लाई,
है ना। फिर मैंने दूसरा रियल नंबर लिया, उसकी इससे मल्टीप्लाई की, फिर मैंने एक और रियल नंबर लिया, उसकी एक्स से मल्टीप्लाई की, और एक और रियल नंबर लिया, उसकी से मल्टीप्लाई की। तो ये चारों का ही तो एडिशन है इन शॉर्ट, है ना। अब मैं आपको ये कहूँ, मैंने ये पॉलिनोमियल दिया आपको, आप इनके एडिशन में तो लिख ही सकते हो, ऐसे ही लिखोगे ना। 0 कर देंगे, हाँ कुछ एलिमेंट्स, हाँ लिख सकते हैं। ऐसे हाँ तो मैं वही कहती हूँ, मैक्सिमम अगर आपको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल गिवन है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हो, क्योंकि जनरल फॉर्म यही है जब, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट बोल दिया था। ठीक है। यस मैम। चलो तो ये क्या क्या इसके बाद वाला स्टेप क्या किया है आपने? बेसिस बन गया है। आपको जब भी बेसिस चेक करना है तो आप हमेशा ही ये 2 पॉइंट चेक करोगे, वन इज स्पैन, सेकंड वन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों पॉइंट चेक करना। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। ध्यान से देखना, जैसे कि ये वाला मैंने वेक्टर दिया, ये किसका वेक्टर है, इस वेक्टर स्पेस में से उठाया मैंने, ऑर्डर्ड बेसिस तो बताओ। हाँ वो रह गया। ऑर्डर्ड बेसिस देखो, ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब क्या है, ऐसी बेसिस जो ऑर्डर में लिखी गई है। यहाँ पर आपको एक ऑर्डर दिख रहा है ना, क्या ऑर्डर है, हर एक टर्म है ना एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ बनता हुआ, अच्छा। तो ये ऑर्डर्ड बेसिस हो गई बस। और ऊपर अगर भी तो ऑर्डर था उसमें हाँ, मैं भी। वही कह रही हूँ, अभी उन पे भी आएंगे। इसमें क्या है, आपको जहां पर भी एलिमेंट्स के बीच में कुछ ऑर्डर पैटर्न बनता हुआ दिख जाए तो वो ऑर्डर्ड बेसिस है। ये ऑर्डर में है ना, दीज आर ऑर्डर बेसिस। यहाँ पर भी देखो ऑर्डर दिख रहा है, एक पैटर्न है, पहले फर्स्ट एलिमेंट 1, बाकी सारे 0, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 1, बाकी सारे 0। दिस इज ऑर्डर्ड बेसिस, ये भी ऑर्डर्ड बेसिस। और मैंने अभी लिखी थी ये वाली, ये भी ऑर्डर्ड बेसिस है। इसमें क्या किया, इसमें पहले दोनों नॉन जीरो, फिर मैंने लास्ट वाले को जीरो कर दिया। ठीक है, ये कैसे ऑर्डर्ड है मैम? एक पैटर्न तो दिख ही रहा है अपने, क्या पैटर्न बना कि फर्स्ट वाला फिक्स कर दो, लास्ट वाले में यहाँ पे 1 और यहाँ पर, ये मतलब कभी कभी मानी जाएगी बट ज्यादातर तो यही है, ध्यान रखो। अच्छा ये बताओ, इसको बताना, मान लो मैंने ये दे, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, यस है मैम। ना, पैटर्न नहीं, मतलब ये बेसिस बट ऑर्डर नहीं दिख रहा, तो दिस इज नॉट एन ऑर्डर बेसिस। ठीक है, ज्यादातर इनको ही ऑर्डर बेसिस बोला जाएगा, अपने सिलेबस में इन्हीं का ज्यादा ध्यान दिया गया। चलो ऑर्डर बेसिस क्लियर है सभी को, पैटर्न बनता हुआ दिख गया तो ऑर्डर, अदरवाइज नहीं। अब एक चीज देखना, क्या था, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है, कोई भी आपके पास वेक्टर है, उसको आप क्या कर रहे हो, इनकी स्केलर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर, यही हो रहा है हमेशा। आप चेक करते हो ना हमेशा, कोई भी मैंने वेक्टर दिया तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया या नहीं लिखा गया, चलो लिख देंगे क्योंकि बेसिस तो है ही, तो लिखा तो जाएगा ही, तो लिखा गया। अब आपने ये देखने हैं कि वो जो ये कांस्टेंट है आगे वाले स्केलर्स हैं वो क्या आए, चेक करो, 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1 आया, है ना, क्या क्या है, 0 1 0 -1, जो ये अपने कांस्टेंट्स आए हैं, these are known as coordinates, इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, इस बेसिस के कोरस्पॉन्ड।
इस बेसिस के अकॉर्डिंग आंसर निकाला, तब जाके ये स्केलर्स आए हैं। अगर मैं बेसिस चेंज कर दूंगी, कोएफिशिएंट भी चेंज हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। हाँ। देखो जैसे कि इनको ही देख लेते हैं हम। आप यहाँ पर देख लो, मान लो मैंने आपको एक ये नंबर दिया 1, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके देखो, ऐसे लिख सकते हो, है ना? यस मैम। तो आप क्या कहोगे, कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, 1, 2 ये आए हैं। कोऑर्डिनेट्स आए आपके 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू किस बेसिस के, इस बेसिस के अकॉर्डिंग आंसर निकाला, तो आपके जो स्केलर्स हैं वो ये आए। बट अगर मैं बेसिस चेंज कर, सपोज मैंने ये लिखा, ये बेसिस है, और बताओ अभी 1, 2 को ही लिख के दिखाओ इन दोनों के एडिशन में। यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 प्लस। यस मैम। अब की Yes, बात ma'am. सभी ध्यान दो, वेक्टर मैंने चेंज नहीं किया, वेक्टर वही है, जैसे ही बेसिस चेंज की वैसे ही कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, है ना? इसलिए हमेशा जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखो, आपको ये जरूर लिखना है कि मैंने इस बेसिस के विद रिस्पेक्ट निकाला है। इसको आप क्या With respect कहोगे, to that particular basis. these are coordinates With respect to 1, 2 basis. with respect to s, ये s था, सपोज ये s डैश है तो इसको लिख देना with respect to s डैश, ठीक है? तो आपको लिखना है कि मैंने इस बेसिस के अकॉर्डिंग अजीब है ये बस, अजीब है ना ये बुक वाले भी, सब स्पेस को भी ऐसे लिखते हैं, बेसिस को भी ऐसे लिखते हैं, बड़े अजीब हैं ये सच में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। सभी को क्लियर है भाई? यस मैम। अब हमारा कोऑर्डिनेट्स भी हो गया। उसके बाद है थ्योरम, देखो सभी फटाफट से कर लेते हैं थ्योरम। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है अभी? मैम देखो हमें अब क्लियर है? नो मैम नहीं हो रही अब तो। ओके, देखो एस ये गिवन है आपको, एक सेट दे दिया, इसने क्या कहा, दिस विल बी बेसिस, ये क्या है बेसिस, देन every element of B can be uniquely expressed as the linear combination of B1, B2, Bn। क्या बताया उसने, every element of B can be uniquely expressed in linear combination of these elements। ठीक है, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना है, एंड कन्वर्सली आल्सो, मतलब कि इफ एंड ओनली इफ है। देखो ध्यान से, अगर बेसिस होगा तो ये दिखाना है, और अगर ये है तो बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए, मैंने अभी बताई। बेसिस कब बनेगा, पहली बात तो सेकेंड, और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसे याद रखना। देखो अभी मान लो बेसिस है, एक बार बेसिस मान लो, और ये दिखाना है every element of B can be uniquely expressed as the linear combination of vectors of S। चलो हमने मान लिया लेट S बेसिस। देखो बेसिस है तो दोनों प्रॉपर्टी है उसके पास, है ना?
इन दोनों ब्रेक हो रही है प्रॉपर्टीज मैम आपकी वॉइस। क्या इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करो एंड यू हैव टू शो दिस। पहली बात तो ये ध्यान रखना, स्पैन का मतलब ही क्या होता है? स्पैन का मतलब ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जनरेट हो रहा है, कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स एस, कैन बी प्रेजेंट। है ना। तो मैंने स्पैन का यूज करना है। देखो स्पैन का मतलब ये है एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी कैन बी एलिमेंट रिटर्न of V can be represented as the linear combination of the हाँ elements of S. एस, ये होता है। तो मैंने स्पैन लिख दिया, बट ना ये चीज एक्स्ट्रा आ गई इसमें। हमें ये भी दिखाना है कि एक ही तरीका होना चाहिए लिखने का, ऐसा ना हो बी को आप ऐसे तो लिख पा रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, लेकिन और भी मेथड से लिख पा रहे हैं। लेकिन एक और तरीके से लिख रहे हो। मैम ये कौन सी थ्योरम है? मेरी बुक में नहीं है मैम। ये है थ्योरम 2 नंबर 2.11। ये रही, देखो मिल गई। पेज नंबर 2.25 पे। पेज नंबर तो वेरी भी कर सकते हैं। कोई नहीं, एक बार ना समझने पे फोकस कर लो, बुक आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ, ध्यान दे लो इधर, क्योंकि ओके एक बार मैम। चीज समझ नहीं आई ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा। ध्यान से देखना, हमने क्या करना है, इन दो चीजों का यूज करना है एंड वी हैव टू शो दिस लाइन। तो ये चीज तो हमने दिखा दी कि एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्पैन ही है। अब हमें तो यूनिकली पे फोकस करना है। यूनिकली कब किसकी हेल्प से आएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंटली, क्योंकि स्पैन से तो ये वाली लाइन हो गई ना, स्पैन का मतलब ही यही होता है। यस और नो? Yes, ma'am. अब हमें क्या दिखाना है, विद द हेल्प ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि V को लिखने का एक ही तरीका होगा, एक से अलग हमारे पास मेथड्स नहीं होने। यूनिक का मतलब तो यही होता है ना। तो अगर मैंने V को दो तरीकों से आपको लिख के दिखा दिया, then we have to show A1 should equal to B1, A2 should equal to B2 and AN should equal to BN, तभी तो यूनिक होगा। DN should equal। Yes, ma'am. चलो यस मैम। अब हम ये मान के चल रहे हैं, यूनिक दिखा देंगे। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट में से सेकंड को, 0 B माइनस V 0, A1 माइनस B1 B1, A2 माइनस B2 B2, AN माइनस BN BN। ये कोई स्केलर ही तो है, एक स्केलर में से दूसरा स्केलर क्या स्केलर ही आएगा, ऐसे लिख लो C1 B1 C2 B2। हाँ, और वैसे CN भी स्पैन वो बेसिस लेके चल रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, और अब ये बताओ सारे के अगर इनका सारे स्केलर्स इक्वल टू 0 है, होंगे। समझ गए सभी? सारे अगर स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेके चलते हैं एंड these vectors are Li, तो all coefficient should be equal to 0 by the definition of Li। स्पैन का तो यूज कर लिया, Li बचा हुआ है, तो यहाँ से C1 भी 0 C2 भी 0 Cn भी 0। है क्या? C1 क्या था? A1 माइनस B1, तो A1 इज इक्वल टू B1 आ गया ना। यस मैम। यहाँ पर A2 माइनस B2 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू B2 आ गया है। सिमिलरली AN माइनस BN इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास AN इज इक्वल टू BN आ गया। यही हमें शो करना था कि B को हम सिर्फ एक ही मेथड से लिख सकते हैं, एक से ज्यादा भी नहीं लिख सकते। यूनिकली आ गया है ना। क्लियर है सभी? Yes, ma'am. कन्वर्स पार्ट करते हैं। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ V
can be uniquely expressed as the linear combination in the elements of S, we have to show S should be basis. समझ गए? अब हमें यही दिखाना. अब वही बात आ गई, थोड़ा सा ध्यान से देखना है. यूनिकली का कनेक्शन किसके साथ है? Li के साथ. Li के साथ. इतना चीज तो सभी को पता चल गई. तभी यूनिकली वर्ड ऐड हुआ है ना. तो अगर मैं एक बार यूनिकली ना सोचूं, every element of B can be expressed as the linear combination of the elements of S. So that means F B को span तो कर रहा है. बताओ. Yes ma'am. Yes ma'am. है ना. तो ये चीज तो आ गई ना फर्स्ट पॉइंट कि S spans B. वो तो इसमें खुद ही दे रखा है ना. Every element of B can be expressed as the linear combination of S. तो that means span तो कर ही रहा है. मैं तो खुद ही कहा. अब मैं यूनिकली का भी यूज करूंगी. यूनिकली का यूज करके हमें क्या दिखाना है? लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है S. ये दिखाएंगे अभी. ये बताओ, क्या वेक्टर स्पेस में जीरो मिलेगा आपको? Yes ma'am. Yes ma'am. है ना. दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ with respect to addition, है ना. एडिटिव आइडेंटिटी Yes, ऑफ ma'am. वेक्टर स्पेस. Yes ma'am. अब क्योंकि जीरो हमारा B में है और इसने क्या कहा? एवरी एलिमेंट ऑफ B. B का हर एक एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है. तो जीरो को भी आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो. ऐसे तो लिख ही सकते हो. जीरो इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 B2 Bn. yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. जीरो को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप. इसमें सारे कोई स्केलर problem जीरो. नो मैम. ऐसे भी लिख सकते हो. अभी लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया. नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट अब कैसे होगा? क्योंकि यूनिकली है ना. अगर एक देखो, इस जीरो को लिखने का एक ही तरीका होना चाहिए और हमने दो मेथड्स दिखाए हैं. तो यूनिक कब होगा? जब A1 भी जीरो, A2 भी जीरो और यूनिक होना चाहिए. हाँ. हाँ. तो यहाँ से हमारे सारे स्केलर्स जीरो आ गए. जैसे सारे स्केलर जीरो आ गए, दैट मींस B1 B2 Bn शुड इक्वल टू जीरो. Li है ना. Yes. Yes ma'am. सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये वैसे हमने यहाँ तक कल ही किया था, आज तो रिवीजन ही हुई. थैंक यू मैम. कोई बात नहीं. आगे करते हैं. क्या टाइम हो गया? 8:38 मैम. चलो कोई नहीं, अगर बीच में रह जाएगी तो सभी ज्वाइन कर लेना फटाफट से. एक थ्योरम तो Okay. कर ही लेते हैं. तो आगे थ्योरम है ना, बहुत अच्छी है. एग्जिस्टेंस थ्योरम. आपके पास दो थ्योरम आएंगी, एक तो एग्जिस्टेंस और एक एक्सटेंशन थ्योरम. तुम नाम से इनकी जानने की कोशिश करना है ये क्या कहना चाहते हैं. एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या है? हमें किसी चीज की वैलिडिटी बतानी कि ये चीज एग्जिस्ट करेगी. उसी को ही एग्जिस्टेंस बोलते हैं ना. कि हम कह देंगे कि हम इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, है ना. तो यहाँ पर भी अब हमारे पास, मान लो मैंने आपको एक वेक्टर स्पेस दे दिया, तो आपको एक चीज बतानी है कि उसके पास बेसिस मिलेगी या नहीं मिलेगी. एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो देखो सभी स्टेटमेंट देखो. देयर एग्जिस्ट बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. अगर आपके पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो आपके पास हमेशा एक बेसिस पक्का मिलेगा. वी हैव टू प्रूव दिस. एग्जिस्टेंस की बात आ गई कि अगर आपके पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, you can always find a set which will form basis for that particular vector space. चलो प्रूव करते हैं. थ्योरी थोड़ी ज्यादा लग रही है देखने में, कोई बात नहीं.
हमने क्या किया, एक सेट लिया है S, V1 V2, इसने ना दूसरे में और करके भी लिख रखा है, सभी ध्यान से देखो। V1 V2 Vn स्पैन कर रहा है इसको, exist a subset of S which is basis of V, ये दिखाना है। हमें क्या दिखाना है कि कोई एक सबसेट मिलना चाहिए इसका जो कि इसकी बेसिस बन जाए, S डैश V होम बेस। थोड़े ध्यान से देखना, S क्या कर रहा है, V को स्पैन कर रहा है, S स्पैन कर रहा। मैंने ऐसे दिया एग्जांपल साथ साथ में समझते रहना। मैंने आपको वेक्टर स्पेस ये दिया, और मैंने एक ऐसे दिया